Hello friends, now we are going to start Raoult's law as a special case of Henry law. So friends, हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में और हेनरी लॉ के बारे में अच्छे से पढ़े हैं और इसका मैंने पूरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल केम क्लास RK शर्मा पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या अभी तक नहीं देखे हैं तो इन टॉपिक्स को वहाँ से देख करके क्लियर कर लें तो आगे पढ़ने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, राउल्ट्स लॉ की अगर बात करें सो राउल्ट्स का लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस करता है? दो लिक्विड के सॉल्यूशन पे। और हेनरी लॉ क्या है? गैस है और एक लिक्विड है। जैसा आप जानते हो कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो हेनरी जो है अपने सॉल्यूशन में गैस को डिजॉल्व किए थे लिक्विड में, और जबकि राउल्ट्स ने इन्होंने क्या किया था कि दो लिक्विड को ही लिया था और दोनों को डिजॉल्व किया था और उनके वेपर प्रेशर का स्टडी किया था। सो ये राउल्ट्स का लॉ और हेनरी के लॉ हैं। इसको आप पीछे वीडियोज में जाकर के आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग राउल्ट्स लॉ की बात करें तो इसमें जो P है, P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। और किसका मोल फ्रैक्शन? कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन। सो अगर आप P की प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं सो वी कैन राइट द P इक्वल टू दी P0x, या अगर कंपोनेंट 1 की बात करें सो P1 इक्वल टू दी P1 x1 हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो P1 है वो क्या है? ये P1 है पार्शियल प्रेशर, और P1 क्या है? वेपर प्रेशर, और x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 है। तो P1 जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर है। इस तरह से अगर हम लोग हेनरी लॉ की बात करें सो हेनरी में देखेंगे कि जो P है, यहाँ पर भी P क्या है? पार्शियल प्रेशर ही है। सो पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू दी x मीन्स मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो P इक्वल दी KH(x). इस यहाँ पे KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। यहाँ पे KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। सो दोनों टर्म अगर हम ध्यान से देखें कि राउल्ट्स का लॉ P1 प्रोपोर्शनल x और हेनरी का लॉ P प्रोपोर्शनल x, दोनों प्रेशर की ही बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है? डिफरेंस है इनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पर। जो हेनरी ने यूज किया है वो KH है, इसे हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। और जो राउल्ट ने यूज किया है वो क्या है? P1 या पार्शियल प्रेशर, P1 या वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 है। अगर हम P1 और KH को इक्वल मान लें तब क्या बनेगा? तब ये बनेगा P इक्वल टू दी x बनेगा ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ जो है हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। फ्रेंड्स, अगर KH और P1 इक्वल मान लिए जाएं सो उस समय राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ भी इक्वल ही हो जाएंगे। सो वी कैन से हियर इफ KH इक्वल द P1 देन राउल्ट्स लॉ बिकम टू इक्वल द हेनरी लॉ। सो यहाँ से जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इज बिकम्स क्लियर। और हेनरी लॉ में गैस का सॉल्यूशन बनता है, गैस को डिजॉल्व करते हैं हम लोग लिक्विड में, और राउल्ट्स क्या करते हैं कि राउल्ट्स करते हैं लिक्विड को डिजॉल्व लिक्विड में करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से समझिए, और बड़ा ही इजी टॉपिक है। इसको एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से देख लें,
और सारी चीज़ें आपको इक्वली क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से राउल्ट्स लॉ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या है। एक्चुअली जैसा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि राउल्ट्स लॉ जो है टू लिक्विड का मिक्सचर है। तो अगर हमें ग्राफ बनाएं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हम क्या बना दें, वेपर प्रेशर ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पर क्या ले लें, मोल फ्रैक्शन ले लें। सो हम एक ग्राफ बनाएं, और क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं और दो कंपोनेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कंपोनेंट x1 इक्वल टू दी 1 मान लें, तो कंपोनेंट इस साइड में बढ़ रहा है x2 का मोल फ्रैक्शन। सो वहाँ यहाँ पर जो है x2 कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे x2 इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर x2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जब x2 यहाँ पे 1 हो गया तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 0। और इस साइड में x2 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये घट रहा है तो इस साइड में x2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से इसी एक्सिस पर अगर हम इधर भी एक एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस, और दोनों तरफ ये वेपर प्रेशर हैं और हम ग्राफ बनाएं, तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये वेपर प्रेशर हो गया और ये भी वेपर प्रेशर हो गया, इस साइड में हम कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर ले रहे हैं और इस साइड में कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर ले रहे हैं। और अगर हम देखें तो x2 का फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इस तरह से वेपर प्रेशर ऑफ x2 जहाँ पे x2 कम्प्लीटली 1 हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 1 हो जाए, वही क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 है। क्योंकि इस समय इस पॉइंट पर x2 कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब प्योरली x2 ही है, तो वहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा वह प्रेशर प्योर सॉल्वेंट x2 का है। और अगर हम इस साइड में लेफ़्ट साइड में देखें तो इधर की तरफ आएंगे तो x1 बढ़ेगा। इस तरह से जब हम ग्राफ को आगे बढ़ाएं और उस लाइन को कट करें जहाँ पर x1 इक्वल टू दी 1 हो जा रहा है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा। सो ये पॉइंट जो है क्या है, P1 नॉट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है अगर दोनों के बीच के हम डिफरेंस देख लें, P1 नॉट और P2 नॉट के बीच का, तो ये क्या है, P टोटल है। और P टोटल किसके इक्वल टू दी होगा, P1 और P2 के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्रेशर। ये राउल्ट्स लॉ का मेन पॉइंट है। और अभी इसमें हमें आगे देखना है कि अगर वेपर प्रेशर को बदला जाए, मतलब मोल फ्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ रहे हैं। सो अगर कोई सॉल्यूशन इस तरह का इक्वेशन फॉलो कर रहा है या ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है, और इसे हम कहेंगे आइडियल मिक्सचर या आइडियल सॉल्यूशन। जैसे सपोज करें कि हमने एक भी कंपोनेंट 1 ले लिया और एक दूसरे बीकर में कंपोनेंट 2 ले लिया, ये कंपोनेंट 2 है। सो इनका वेपर प्रेशर अलग अलग होगा और दोनों का घी में अगर मिक्स कर दिया तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, या कंपोनेंट 1 और 2 बनेंगे। तो कंपोनेंट 1 2 का मिक्सचर जो है इसका अपना वेपर प्रेशर होगा। अगर ये कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर, कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर इक्वल टू दी कंपोनेंट 1 के इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाए, सो यही कंडीशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। इसका मतलब आइडियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि P सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू दी P1 नॉट x1 एंड P2 नॉट x2, या हम लिखें इसको कि P सॉल्यूशन इक्वल टू दी P1 प्लस P2। P1 P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट x1 और P2 नॉट x2। इस तरह से P सॉल्यूशन इक्वल टू दी P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2।
If it is equal, then it follow the ideal solution. This solution is known as the ideal and it is according to the Raoult's law. So we can define here those solutions which follow the Raoult's law is the ideal solution. एंड फिर से देखें कि P सॉल्यूशन ये किसके इक्वल हो गया, P1 नॉट x1 के प्लस P2 नॉट x2 के। अगर P सॉल्यूशन यह जो है इक्वल ना होके ग्रेटर हो जाए किससे, P1 नॉट x1 और P2 नॉट x2 के सम से, या P सॉल्यूशन लेसर हो जाए किससे, P1 नॉट x1 से एंड सम ऑफ द P2 नॉट x2 से। सो यह क्या है, नॉन आइडियल का केस है। यह दोनों केस क्या है, नॉन आइडियल है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें कि नॉन आइडियल में दो कंडीशन बने हुए हैं। एक केस है ग्रेटर का और इस ग्रेटर वाले केस को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। सो इट इज़ द पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ के से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, यह ज़्यादा है। P सॉल्यूशन क्या है, ग्रेटर है। और दूसरा केस क्या है, लेसर है। तो लेसर वाले को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। इस तरह से दो तरह का डेविएशन क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन। सो हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ का जो डेविएशन होता है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन। और राउल्ट्स लॉ का जो फॉलो करता है सोल्यूशन वो क्या है, आइडियल है। सो फ्रेंड्स, वी कैन डिफाइन द आइडियल सोल्यूशन एज दोज solution or mixture or binary solution। यहाँ पे बाइनरी कहना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो वी कैन से दो solution which follow Raoult's law in all condition called ideal solution। एक्चुअली यहाँ पर आइडियल होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आइडियल होने के लिए रिक्वायर्ड ये है कि जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, इनका जो मिक्सचर है यह जो है इनके इंटरेक्शंस हर कंडीशन में आइडियल रहें। मतलब ये कि P सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 के सम के इक्वल रहे तो उसे हम आइडियल कहेंगे। अगर एग्जांपल लें, जैसे सपोज करें कि एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने एक कंपोनेंट ले लिया है 1, या इसको कहें A। सो कंपोनेंट A ले लिया और एक दूसरे बीकर में हमने कंपोनेंट 2 लिया, जिसको हम लोग कंपोनेंट 2 कहें या B कहें, ये कंपोनेंट B है। और जो इंटरेक्शन है मालिक्यूल्स के, इंटर मालिकुलर इंटरेक्शन है, वो A का अलग है, A इंटरेक्शन, और B का इंटरेक्शन B इंटरेक्शन। अब अच्छा फ्रेंड, इनको क्या करें, हम लोग मिला दें तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन का जो बनेगा वो क्या बनेगा, A एंड B का सॉल्यूशन बनेगा। सो उसमें कुछ मालिक्यूल्स A होंगे और कुछ मालिक्यूल्स B होंगे, और जो इनका इंटरेक्शन बनेगा वो कैसा इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन बिटवीन A B होगा। और A B का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन A के इंटरेक्शन और B B के इंटरेक्शन, तीनों इंटरेक्शंस जो हैं मालिक्यूल्स के, वो अगर इक्वल हैं, मीन्स कि इंटरेक्शन ऑफ AA equal to the BB and is also equal to the AB, then we can call it ideal solution. If ideal solution or Raoult's law solution, if it is not follow, then it is non-ideal. Either it may be greater or it may be lesser. So we can say it is a non-ideal solution. In the case of greater deviation, it is the positive deviation, and in the case of the lesser, it is the negative. So friends, we can easily conclude this topic.
may see here, this is the old deviation, AA and BB deviation, and this AB is the new deviation, interaction, not deviation, interaction. So old interaction and new interaction if equal, then it is the condition to be ideal and to follow the Raoult's law. So we can say here, those solutions which follow the Raoult's law in all situations or conditions is the ideal solution, and those are not follow is the नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे एक्सप्लेन होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके पहले आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जैसे डेल्टा मिक्सिंग एच मीन्स एंथैल्पी, तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो जीरो होना चाहिए, मतलब एंथैल्पी चेंज शुड बी जीरो एंड वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो व्हेन कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 एडेड, एंड इफ़ इट इज़ जीरो देन द सॉल्यूशन इज आइडियल। ये केस कहाँ से निकला? ये केस भी वहीं से निकला है कि अगर इंटरेक्शन ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, इक्वल मतलब क्या है, डिफरेंस तब जीरो होगा, तो जब डिफरेंस जीरो हो तब वो आइडियल है। मीन्स कि इंटरेक्शन ऑफ बोथ अगर इक्वली है तब वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, वो आइडियल होंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफार्म को जब डिजॉल्व कर दें हम लोग कहाँ पे, एसीटोन में, तो क्या कंडीशन बनती है, एक ऐसा डेविएशन होता है या पॉजिटिव डेविएशन होता है कि नेगेटिव या आइडियल बिहेवियर फॉलो करता है। सो देखें फ्रेंड्स, एक चीज़ जानना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन जो होता है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है जो ईजिली ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से और सम केसेस में नाइट्रोजन से भी कंबाइन करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह से जो लिक्विड होते हैं इनका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। सो जैसे वाटर का एग्जांपल ले लें तो वाटर H2O, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से जो बॉन्ड बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल है। सो क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो सभी ऑक्सीजन और सभी हाइड्रोजन मिलकर के आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि दो अलग अलग मालिक्यूल्स आपस में बनाए हैं। इस तरह से इस तरह की बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा केस होता है इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब एक ही मालिक्यूल में किसी दो साइड से, यहाँ पे आप देखें दो अलग अलग मालिक्यूल्स थे, लेकिन अगर किसी एक ही मालिक्यूल में किसी दो साइड से, जैसे नाइट्रोफिनॉल है, सो नाइट्रोफिनॉल में जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव है और फिनॉल का H जो है पॉजिटिव है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर कर लिए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और क्लोरोफार्म और एसीटोन के एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसा जानते हो क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3 और क्लोरोफार्म होता है CH3CO CH3। सो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्लोरोफार्म का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा ओपन कर लें, CHCl Cl एंड ऑक्सीजन इधर लिख लें हम अपने हिसाब से CH3, तो ये एसीटोन हो गया। अब ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, और H क्या है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। H और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो गई वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और एक ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो क्योंकि इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसलिए यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, सेपरेटली वेपर प्रेशर की बात करें पहले, कि जो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफार्म होगा और वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन होगा, इन दोनों का जो पहले था वेपर प्रेशर कुछ और था, लेकिन जब ये मालिक्यूल बॉन्ड कर गए तो इनका कुछ और हो गया। अब अगर हम इस एक बीकर लें और इसमें देखें कि एसीटोन है, ये क्लोरोफार्म है, तो इसका अपना कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा, या एसीटोन है तो इसका अपना कोई ना कोई वेपर प्रेशर। अब दोनों को हमने मिक्स किया और मिक्स करके यहाँ पे क्या ले लिया
कि क्लोरोफार्म और एसीटोन इन दोनों को मिक्स किया। तो जब इनको मिक्स कर दिया तब वेपर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए इनका जो वेपर बनना है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से इनके वेपर्स कम बनेंगे, क्योंकि कम वेपर बन रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, रेज कर जाएगी। इस तरह से जो इनका वेपर प्रेशर क्योंकि कम बन रहा है, तो कम वेपर प्रेशर बनने के केस को हम क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। इस तरह से जब वेपर प्रेशर कम बने तो हम उसको लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन। और ये कैसा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो द मिक्सचर ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2O। ये दोनों जैसे ही एक्वस कंडीशन में जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट हैं तो आयनाइज हो जाएंगे H+ और NO3- में, और ये वाटर H+ और OH में, जैसा आप जानते ही हो। तो यहाँ पे NO3 और H के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे या जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसलिए इसमें जो भी डिवीज़न होगा वो कैसा डिवीज़न होगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होता है कि डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है तो डेविएशन होगा। पर आप ऐसा ना सोचें कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने पर केवल नेगेटिव डेविएशन ही होंगे, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है। अगला एग्जांपल लेते हैं, CH3OH और CH3CH2H। CH3OH को हम लोग मेथनॉल और CH3CH2H को एथेनॉल कहते हैं, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। दोनों में OH है, आप देख रहे हैं। तो OH क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में कैपेबल है, तो OH जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वहीं OH दोनों साइड में है, सो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। मेथनॉल अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एथेनॉल अलग सेपरेटली अपना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। और इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो एक्सटेंट है, वह एक्सटेंट क्या डिपेंड करेगी कि अगर इनके सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम बेंजीन ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, बेंजीन ऐड कर दें, तब क्या होगा कि जब इनके सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा बेंजीन ऐड कर दें तो जो CH3OH है, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो, और जो एथेनॉल है CH3CH2OH, उसका H और O, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक दूसरे को स्केप करने लगेंगे, स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इस तरह से वेपर प्रेशर इनका क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा, और ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। लेकिन अगर इसी मिक्सचर में थोड़ा सा हम लोग क्या डाल दें, बेंजीन डाल दें, तो जब हम बेंजीन डाल देंगे तो एक ऐसा डेविएशन शो करने लगता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इसमें बेंजीन ऐड करते हैं, तो ये बेंजीन मालिक्यूल्स ये जा कर के एथेनॉल और मेथेनॉल के मालिक्यूल के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने लगता है, और जब वो ब्रेक करने लगता है तो वो कैसा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये मालिक्यूल सेपरेट होने लगते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट क्या होने लगती है, कम होने लगती है, अमाउंट उनकी कम होने लगती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने लगती है तो इस तरह से उनका बीच में जो डेविएशन है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर और एथेनॉल के मिक्सचर का, क्योंकि वाटर में भी OH है और एथेनॉल में भी OH है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। क्योंकि वाटर मालिक्यूल खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आपने पहले भी पढ़ा, और एथेनॉल मालिक्यूल भी खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इनका A का इंटरेक्शन, जैसे वाटर है तो A, B एथेनॉल, तो इनका जो इंटरेक्शंस है सेपरेटली तो बहुत अधिक है, लेकिन जब इनको हम लोग मिक्स कर देते हैं तो इनका जो मिक्स का रिजल्टेंट है या जो इनका सोल्यूशन का रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि जो डेविएशन है वो पॉजिटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो डिक्रीज कर जाएंगे। इस तरह से यह पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बाद एक आध एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का भी ले लेते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमको लेना चाहिए हेक्सेनॉल और हेप्टेनॉल का सॉल्यूशन। एक्चुअली यह दोनों जो है सिमिलर टाइप के हैं, दोनों एल्कोहल हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इनकी है,
हेक्सेनॉल में 6 कार्बन की चेन है और हेप्टेनॉल में 7 कार्बन की चेन है। तो CH3 CH2 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 7 कार्बन होंगे और फिर OH। इस तरह से जो है हेप्टेनॉल और हेक्सेनॉल हो गए। और हेक्सेनॉल और हेप्टेनॉल दोनों एक जैसे ही मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो भी नियरली सेम ही रहता है। इसलिए जो इनका डेल्टा H मिक्सिंग का हो या डेल्टा V मिक्सिंग का हो, ये क्या होते हैं, जीरो रहते हैं। इस तरह जब जीरो है तो क्या है, ये आइडियल हैं। सो यह मिक्सचर जो है आइडियल बिहेवियर शो करता है या कहें कि यह राउट लॉ को फॉलो करता है। वैसे आइडियल के केस बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक आइडियल सॉल्यूशन के कुछ विशेष कंडीशंस में फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हेक्सेनॉल एंड हेप्टेनॉल मिक्सचर इज फॉलो द आइडियल बिहेवियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको जैसा पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया था राउल्स लॉ का, उसी तरह से इसको भी बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पर वेपर प्रेशर ले लें और वाई एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन ले लें कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का। तो ये वेपर प्रेशर हो गया और ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और कंपोनेंट 1 फ्रैक्शन इधर इसको हम लोग 1 कर लें तो इधर x2 0 हो जाएगा, और 1 को अगर इधर 0 करें तो इधर 2 0 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखें, सो जैसा आपने पीछे क्लास में देखा था वैसा ही ये कंपोनेंट 2 बढ़ते बढ़ते इस जगह पे जिस लाइन पे कट किया वो P2 नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है P2, और इस केस पे यहाँ पे P1 नॉट हो जाएगा। और ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है P1 और P2 के बीच का, P1 नॉट और P2 नॉट के बीच का डिफरेंस, इसको P टोटल कहेंगे। यही पार्शियल प्रेशर है, टोटल पार्शियल प्रेशर। और P टोटल इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। इस तरह से आप देखिए ये P1 और P2 हो गए। अब अगर किसी केस में ये जो वेपर प्रेशर है ये थोड़ा सा बढ़ जाए, पार्शियल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ये एक सिंगल लाइन होती है, आप भी सिंगल लाइन बनाइएगा। थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अगर ये बढ़ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ है। सो इट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह से अगर नीचे आ जाए, कम हो जाए, सो इसे नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। और इसी तरह से सभी टर्म, चाहे वो P2 को देखें, चाहे P1 को देखें, चाहे टोटल प्रेशर को देखें, अगर बढ़ेगा तो सभी बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर रिड्यूस होगा या घटेगा तो सभी घटेंगे। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ते हैं तो इसे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, और ये घटते हैं तो इसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये डेविएशन का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर दिक्कत हुई हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लें। अगर कोई और समस्या आती है तो कमेंट करें, हम ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई समस्या होती तो बताएं। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पहले हम समझ लें थोड़ा सा कि डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन क्या है कि जैसे अगर हम लोग मान लो कि कोई एक बीकर ले लेते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेते हैं, और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में कोई लिक्विड ले लेते हैं, प्योर या इम्प्योर कोई लिक्विड ले लेते हैं, और इस लिक्विड को वार्म करें तो इसके वेपर्स बनते हैं, और ये वेपर्स कंडेंसर के थ्रू कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर के यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं। इससे जो है लिक्विड को इजीली सेपरेट कर लिया जाता है अगर दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम होता है और उनको इजीली डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उस केसेस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लें कि कोई एक लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। इसी में मान लो कि दो लिक्विड है, ए प्लस बी है। सो यह सपोज करो कि लिक्विड बी जो है मोर वोलाटाइल है। तो जब लिक्विड बी मोर वोलाटाइल है, इसका मतलब उसी सेम टेम्परेचर पर बी का जो है वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, जो मोर वोलाटाइल होगा उसकी बॉइलिंग क्या होगी? मोर वोलाटाइल का बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो लेस होगी, लेस बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो जल्दी बॉयल करेगा। इस तरह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मोर वोलाटाइल लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको बॉयल करेंगे तो इधर जो रिसीवर है यहाँ पे बी पहुँचेगा और इधर ए रह जाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर बी के साथ साथ ए भी पहुँचेगा। ए प्लस बी दोनों रहेंगे। अगर हम मोल फ्रैक्शन मान लें कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 0.5 ए है और 0.5 ही बी है। मोल फ्रैक्शन मतलब बी इक्वल अमाउंट में अगर मिक्स है तो इस केस में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं कि 0.4 और ये 0. मोल फ्रैक्शन इस तरह से लिख रहे हैं। फिर इसी स्टेप को फिर अब इस सोल्यूशन के मिक्सचर को करेंगे तो अगली बार ये कम हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 0.2 या 1 या ऐसा कुछ हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। इस तरह से बार बार रिपीट करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ए का क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन 0 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्योरली जो है बी मिल गया। इसी को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे इसको ग्राफ के थ्रू भी समझा जा सकता है। जैसे यह ग्राफ है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है, ये मोल फ्रैक्शन है और ये क्या है? टेम्परेचर है। इस एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इधर बढ़ रहा है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है? 1 है। तो जब इधर 1 है तो मोल फ्रैक्शन ए कितना होगा? बी इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। और इधर मान लेते हैं हम लोग कि बी इक्वल टू 0 है या समथिंग है। अब ये कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज है। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज है मतलब कि जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या कंपोजिशन होता है, उसमें ए और बी कितने कंपोजिशन में रहते हैं। सो मान लो कि इस पॉइंट पर अभी अपना लिक्विड बॉयल कर रहा है और इस पॉइंट पर बॉयल कर रहा है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगी उसकी और ये कंपोजिशन है। अगर इसको हम परसेंटेज में कहें तो अबाउट 20 या अबाउट 15% जो है इसमें बी है, रेस्ट अमाउंट में ए है। अब इसका अगर हम लोग वेपर फेज कंपोजिशन देखना चाहें तो इस लाइन को ऐसे सीधा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जहाँ कट कर रहा है यही इसका वेपर फेज कंपोजिशन है। अब इस लिक्विड को जो पहली बार से हमने वेपर फेज को ठंडा किया, कूल किया, कंडेंस किया और जो लिक्विड मिला
अब उस लिक्विड का बॉयलिंग कर रहे हैं, तो इसको नीचे उतारिए। अभी ये जो है फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि बी का फ्रैक्शन बढ़ गया और ए का फ्रैक्शन घट गया, और इस केस में इसका जो वेपर फेज है ये है यहाँ पे। अगली बार हम देख रहे हैं कि लगभग 0.9% के 0.9 के आसपास फ्रैक्शन जो है बी का हो गया और ए का जो है और घट गया। इस तरह से कई बार स्टेप वाइज करके हम लोग इस मिक्सचर को प्योर पा सकते हैं, प्योर लिक्विड को हम पा सकते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन से। इस आप ये न समझें कि ये बार बार स्टेप क्यों दोहराया जाएगा, ये 0.1 या अबाउट 1-2% के लिए इतना मेहनत करना। एक्चुअली अगर लार्ज स्केल पर हम किसी एक्सपेरिमेंट को करें तो लार्ज स्केल पर 1% या 2% का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर 1% का लॉस भी हुआ तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सो फ्रेंड्स, समझता हूँ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको क्लियर होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद की टॉपिक वो है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो ये एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड के थ्रू सेपरेट न किए जा सकें। मीन्स वी कैन राइट those solution which cannot be, those mixtures which cannot be separated by fractional distillation method। इनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। एक्चुअली यह जो सॉल्यूशन बॉयल करता है, इसके जो वेपर फेज होते हैं और जो लिक्विड फेज होते हैं, दोनों के कंपोजिशन इक्वल होते हैं। मीन्स कंपोजिशन, ऐसे भी हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर is same in liquid as well as vapor phase। इनको जब हम बॉयल करते हैं तो उसी कंपोजिशन के साथ वो वेपर की स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन लिक्विड मिलेगा फिर वही कंपोजिशन मिलेगा। इस तरह से इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स HBA, और दूसरा होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स LBA। तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है? हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, रेज कब करता है? जब डेविएशन कैसा हो? नेगेटिव डेविएशन हो। इसका मतलब ये हुआ कि हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्लियर हुआ। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या है कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन विच मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। These mixtures cannot be separated by the fractional distillation method. Either we can say it these mixtures having the similar composition in the liquid as well as the vapor state, and these are the two type: high boiling azeotrophs and the low boiling azeotrophs. So high boiling azeotrophs showing the negative deviation, and low boiling azeotrophs showing the positive deviation. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक
करिए, अगर पसंद आता है कमेंट करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।